Hello everyone, I am CA पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम लाए हैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन जो आपकी CA फाइनल मई 2024 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बिकॉज इस वीडियो सेशन में हम जो न्यू सिलेबस लागू हुआ है उसके तहत जो अपडेट्स किए गए हैं सिलेबस में उनका कवरेज करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या बहुत सारे अपडेट्स या चेंजेस हैं? नहीं, यह बात तो आप अभी तक जानते होंगे कि जो ब्रेकअप है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का वो पहले 75-25 हुआ करता था। 75 फॉर जीएसटी एंड 25 फॉर कस्टम्स एंड एफटीपी, लेकिन अब उसे बदल के कर दिया गया है 80 फॉर जीएसटी एंड 20 फॉर कस्टम्स एंड एफटीपी। यह बदलाव कर दिया गया है, 80-20 का रेशियो कर दिया, मतलब कस्टम्स का वेटेज कम कर दिया और जीएसटी का वेटेज बढ़ा दिया। 5-5 मार्क का चेंज किया गया है। तो इस चेंज की वजह से कुछ सिलेबस अपडेट्स किए गए हैं लॉजिकली, और वो सिलेबस अपडेट्स लॉजिकली क्या किए गए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो वैसे का वैसे ही है, 2023 से 28 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एंड इनफैक्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को तो हम पहले से 2 वीडियो सेशंस में कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो आप प्लेलिस्ट में रेफर कर सकते हैं, आपको दोनों वीडियोस आराम से मिल जाएंगे और आप उसे कॉम्प्रिहेंसिवली देख सकते हैं जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई। लेकिन उसके अलावा जो कस्टम्स और जीएसटी है उसमें क्या चेंज किया गया, क्योंकि कस्टम्स 5 मार्क से कम किया गया, ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर सेक्शन 74 to 76 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 उसे सिलेबस से हटा दिया गया। तो वो एक कम हो गया क्योंकि 5 मार्क से सिलेबस कम हुआ। अब इस तरफ जीएसटी में 5 मार्क बढ़ गए, तो अब अगर 5 मार्क बढ़ गए तो कुछ जस्टिफाइबल कंटेंट भी होना चाहिए उसके सामने। तो इन्होंने 2 एडिशंस किए। एक एडिशन क्या किया कि जो हम रिवर्स चार्ज पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के थ्रू ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो रिवर्स चार्ज अभी तक हम सिर्फ सर्विसेज का पढ़ते थे, गुड्स पे भी लगता है पर गुड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता था इन द ओल्ड कोर्स। नाउ वो सिलेबस का पार्ट कर दिया गया है। इसका मतलब रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स का नोटिफिकेशन 4/2017 इज नाउ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, जिसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी के नोटिफिकेशन के पॉइंट्स पूरे सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एक कॉमन लिस्ट है जो हमें अब पढ़नी होगी। एंड दूसरा, एक नया चैप्टर इथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी करके डाला गया है। वो इथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के चैप्टर में जो बातें होती है वही वहां पे दी हुई है, लेकिन कुछ केस स्टडीज डाल दी गई है, जो केस स्टडीज भी लॉजिकल रीजनिंग पे आराम से की जा सकती है। यानी कि अगर आप स्टडी मटेरियल रेफर करके उन केस स्टडीज को खाली पढ़ लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द होल ऑफ जीएसटी तो भी आपसे आराम से हो जाएगी। यानी इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, यू कैन इजीली डू दैट, ऐसा कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है वो। लेकिन जो रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स है वो हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा भी कुछ मामूली बातें हैं पर उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन नाम का एक चैप्टर डाल दिया है, पर अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन के चैप्टर में कुछ नया है ही नहीं, सिर्फ इधर उधर रेजिक किया है चीजों को। ईसीओ के रिलेटेड सारे प्रोविजन वहां हैं, पीसीएस, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो इजीली डुएबल है। यानी अगर हम देखने जाएं तो मटीरियली आपके लिए एक चीज बहुत जरूरी हो गई जो आपको नहीं पढ़नी है, एंड दैट इज रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स, जो हम इस वीडियो सेशन में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर कर लेंगे ताकि इसके रिलेटेड कुछ भी आया तो आप आसानी से कर सकें। आप रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस से लॉजिक तो समझते ही हैं रिवर्स चार्ज का, कि रिवर्स चार्जेस जनरली वहां लगाए जाते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ कलेक्शन सरकार को थोड़ा आसान करना होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे डालना होता है, या किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को हैरान परेशान नहीं करना होता कि तू जीएसटी कलेक्ट करके दे, इसीलिए जीएसटी रिवर्स चार्ज में डाला जाता है, जैसी सरकारी सर्विसेज पे हम देखते हैं। तो ये सारी बातें जो सर्विसेज में हम लॉजिक के साथ पढ़ते हैं वही बातें हमें गुड्स में लॉजिक के साथ पढ़नी है। तो क्विकली इसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको सबसे पहले टाइटल दिख रहा है टैक्सेबल गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज 9 सबसेक्शन 3 5 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी रिस्पेक्टिवली, नोटिफिकेशन नंबर 4 2017, ये आपको याद रखना है। सर्विसेज का क्या है 13 2017, वैसे इसके लिए 4 2017, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पॉइंट्स क्या हैं, आपको एक तरफ सप्लायर देखना है, एक तरफ रेसिपिएंट देखना है, और क्या सप्लाई किया ये देखना है। 3 बातों पे ध्यान होना चाहिए। हु इज द सप्लायर ऑफ गुड्स, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, एंड व्हाट हैज बीन सप्लाइड।
अगर ये तीनों बातें आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां रिवर्स चार्ज है। जो बातें रिवर्स चार्ज में पढ़ाई जाए उन पे रिवर्स चार्ज है, नहीं तो बाकी सब पे फॉरवर्ड चार्ज है। ईसीओ तो होता ही नहीं है ना गुड्स में, सर्विसेज में ही ईसीओ होता है, जिसमें हम 4 पढ़ते हैं नोटिफिकेशन 17/2017 के हिसाब से, और वहां पे 4 सर्विसेज ही हमारी कवर्ड है, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, एंड सर्विसेज के रिवर्स चार्ज में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। इन चेंजेस को हमने पहले ही अमेंडमेंट्स की सीरीज जो 4 पार्ट्स डाले हुए हैं उनमें कवर कर लिया है। आप उसे आराम से रेफर कर सकते हैं, वहां अमेंडमेंट्स कवर्ड है रिवर्स चार्ज के। यहां हम गुड्स को पूरा देख रहे हैं जिसमें कोई रीसेंट अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ सिलेबस में आ गया है। अब तो आपको 3 बातें देखनी है, सप्लायर कौन है गुड्स का, रेसिपिएंट कौन है गुड्स का, और क्या सप्लाई किया जा रहा है। आपको जनरली यहां वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां सरकार उन लोगों पे जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी डालना चाहती है जो पे कर सकते हैं आराम से क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही हैं, और उन लोगों से हटाना चाहती है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं होता, तो अननेसेसरी वहां पे हम रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। इस लॉजिक से बहुत सारे पॉइंट्स डाले गए हैं, एक एक सुनेंगे आपको सबका लॉजिक दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर है। आपको ध्यान है एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शन नंबर 23 में लिखा होता है दे आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई आउट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो इन्होंने इस सिचुएशन को रिवर्स चार्ज में डालने की बेहद कोशिश की। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को ये 4 चीजों का सप्लाई करता है तो उस पर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। पहला, सप्लाई ऑफ कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स वो जो काजू आते हैं, उन काजू की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ध्यान देना ब्रैकेट में लिखा है नॉट शेल्ड एंड नॉट पील्ड, यानी जो रॉ कैश्यू होता है ना, जो एग्रीकल्चरिस्ट उगाता है, वो उगाने के बाद जैसा दिख रहा होता है वही सप्लाई किया है। अगर आप उसे पील कर देंगे या उसकी जो शेल, जिस शेल में होता है वो काजू, जैसे हम जो घर पे काजू खाते हैं वो शेल्ड और पील्ड होता है, वो रिफाइन करने के बाद होता है। एंड जब आप पेड़ पे देखोगे, जब वो उगा है, तो वो जब उगा है तो आप उसको देखोगे उसके अगेंस्ट एक शेल लगी होगी, एक कागज जैसी शेल होगी, ब्लैक कलर जैसा आपको दिखेगा, आप आराम से गूगल इमेज में उसे देख सकते हो। उसे हम कहते हैं नॉट शेल्ड नॉट पील्ड। वो कैश्यू नट्स की बात कर रहे हैं जिसे शेल और पील नहीं किया है, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। जनरली रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, उसका ट्रेडर होता है, बेसिकली उसकी प्रोसेसिंग करेगा, रिफाइनिंग करेगा, नमक वमक डालेगा, पैकेट में बनाएगा और फिर आगे बेचेगा। तो इसीलिए हमने एग्रीकल्चरिस्ट अगर ये कैश्यूनट जो शेल्ड और पील्ड नहीं है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में रखा है। मतलब सर अगर एग्जाम में आ गया कि शेल्ड है या पील्ड है तो उस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। दूसरा, बीड़ी रैपर लीव्स दी। बीड़ी रैपर लीव्स को हम सिंपली बोलते हैं टेंडू लीव्स। बीड़ी देखिए आपने, लो क्वालिटी सिगरेट, वो बीड़ी जिस पत्ते में होती है उस पत्ते को बीड़ी रैपर लीव या टेंडू लीव बोलते हैं। वैसे आपने इनकम टैक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होता है, ध्यान आएगा आपको टीसीएस सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 में आप इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेंडू लीव्स पे टीसीएस भी लगता है। तो यहां पर इसके ऊपर जो जीएसटी लगा होगा वो रिवर्स चार्ज में रखा हुआ है, क्योंकि ये किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने उगाया है, उगाने के बाद किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, अब वो रजिस्टर्ड पर्सन उससे बीड़ी बनाएगा, क्योंकि बीड़ी बनाते वक्त उसको वो लीव्स चाहिए और फिर बीड़ी बेचेगा मार्केट में। तो जब टेंडू लीव्स बेची गई है फ्रॉम एन एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज। ऐसे ही टोबैको लीव्स मतलब सिगरेट भी अगर आप देखोगे तो अंदर जो भरा होता है वो जिस रैपर में भरा होता है वो टोबैको लीव होती है। वो टोबैको लीफ जब एक एग्रीकल्चरिस्ट एनी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा तो उस पर भी रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। रॉ कॉटन जो उगाया जाता है वो रॉ कॉटन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दो, रिवर्स चार्ज में कवर होगा। ये 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, हमने इसको मर्ज करके लिख लिया क्योंकि चारों पॉइंट्स में सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है और रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो याद रखना है कैश्यू नट्स शेल्ड और पील्ड नहीं होने चाहिए, बीड़ी रैपर लीव्स यानी टेंडू लीव्स, टोबैको लीव्स एंड रॉ कॉटन, एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन लायबल अंडर रिवर्स चार्ज। सेकेंड पॉइंट, एनी रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, बट क्या सप्लाई की है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, पीएसएल सर्टिफिकेट, इसे हम पीएसएलसी बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है? देखो वैसे तो जानना जरूरी नहीं है,
इतना ध्यान में रखोगे तो एग्जाम्स का काम हो जाएगा, बट ऐसे पढ़ के भी क्या फायदा, थोड़ा एक आइडिया जरूर रखना चाहिए हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है, आरबीआई ने कुछ मास्टर डायरेक्शंस बनाए हुए हैं, मास्टर डायरेक्शंस बनाए हैं बैंक्स के लिए, और उन बैंक्स को बोला है कि जो तुम टोटल क्रेडिट सप्लाई करते हो ना, टोटल लोन बांटते हो, उसमें से कुछ परसेंटेज आपको इस सेक्टर को ही बांटना है, जैसे एमएसएमई को बांटना है, वो प्रायोरिटी सेक्टर है आपका, और ये मैंडेटरी है, आपको ये लिमिट मीट करनी होगी कि अगर 100 रुपया लोन दे रहे हो तो 40 रुपए का लोन प्रायोरिटी सेक्टर को गया होता चाहिए, ये आपको टारगेट मीट करना पड़ेगा। अब कई बैंक्स ये टारगेट मीट नहीं कर पाते और कई बैंक्स ज्यादा कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो बैंक ने ज्यादा कर लिया वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट किसको बेच सकता है, जो बैंक अपना टारगेट मीट नहीं कर पाया, ताकि वो खरीद के वो अपने टारगेट पे पहुंच जाए। वेरी सिमिलर टू आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना, कार्बन क्रेडिट्स 115 बीबीजी में, तो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रांसफर पे 115 बीबीजी में 10% फ्लैट टैक्स लगाया जाता है प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस। वो भी तो यही लॉजिक होता है कि हर कंपनी को जिस पे वो प्रोटोकॉल्स लगते हैं, रूल्स लगते हैं, उन्हें क्लाइमेट के लिए कुछ कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, उसके लिए उन्हें क्रेडिट्स मिलते हैं, बट अगर वो टारगेट मीट ना कर पाए तो जिसने टारगेट से ज्यादा कर लिया उससे खरीद ले, जिस पे इनकम टैक्स लगता है। सेम लॉजिक यहां है, जो बैंक अपना टारगेट मीट नहीं कर पाया, शॉर्टफॉल रह गया, वो उस सर्टिफिकेट को परचेज कर लेता है अपने टारगेट को मीट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सप्लाई किया होगा, इस सप्लाई ऑफ गुड्स को हम रिवर्स चार्ज के अंदर कवर करेंगे। इसीलिए दोनों तरफ रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि दोनों तरफ बैंक्स होंगे तो नेचुरली वो रजिस्टर्ड होंगे, इसीलिए यहां रिवर्स चार्ज लगा दिया गया। ये हमारा दूसरा सिंपल सा पॉइंट हो गया। तीसरा बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई ऐसा पर्सन है जो सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर करता है, सिल्क यार्न, और उसकी सप्लाई करेगा, फिर मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर किससे करता है? दो चीजों से, या तो रॉ सिल्क से या फिर सिल्क वॉर्म कोकून से। दो चीजें, क्या? रॉ सिल्क या सिल्क वॉर्म कोकून, इन दोनों से वो सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर करता है, यानी वो एक मैन्युफैक्चरर है और वो फिर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सिल्क यार्न सप्लाई करता है। तो जीएसटी जो लगेगा उस सिल्क यार्न की सप्लाई पे, वो रिवर्स चार्ज में कवर किया जाएगा, उसे उस एनी रजिस्टर्ड पर्सन को सरकार को जीएसटी भरना होगा। ये सिल्क वॉर्म कोकून्स बेसिकली मॉथ्स होते हैं जिनको यूज करके सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर किया जाता है। सीरीकल्चर के नाम से इसे जानते हैं हम, इसके बारे में हम जीएसटी में भी पढ़ते हैं कि इसकी जो एक्टिविटीज होती है वो रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स के अंदर कवर की जाती है। तो जानना नहीं है इतना डिटेल में, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, रॉ सिल्क या सिल्क वॉर्म कोकून से जो सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर वो कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, जिसको वो सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो उस पर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। नेक्स्ट, बेहद जरूरी, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसको सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड कर रही है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को। पर कौन से गुड्स? ये चार, यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। इन चीजों को अगर सरकार किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रही है तो इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में आएगा। अब आप इसका लॉजिक समझ ही रहे हो, गवर्नमेंटल सर्विसेज में भी यही लॉजिक होता है कि हम सरकार को बाहर रखना चाहते हैं, सरकार को जीएसटी वगैरह पे ना करना पड़े, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट ही पे कर दे, उस लॉजिक से ये बनाया जाता है, वही लॉजिक से यहां बनाया है। कहां पे इसकी एक एग्जांपल क्रिएट हो सकता है कि मेरी कोई व्हीकल है, वो व्हीकल सरकार ने पकड़ ली, मैंने लाइसेंस वगैरह नहीं था मेरे पास, तो सरकार उसे सीज कर लेती है, अपने पास ले जाती है। अब अपने पास ले गई तो उसके बाद जाके मुझे छुड़ाना पड़ता है ना, मैं छुड़ाने ही नहीं आया, सीज हो गई, तो सीज के साथ साथ एक टाइम पीरियड के बाद कॉन्फिस्केट ही हो गई। ऐसे कई केसेस बन सकते हैं। आप देखोगे भी कई बार पुलिस स्टेशन के बाहर आपको साइड में कई व्हीकल्स दिखाई देगी जो पड़ी है, कोई लेने ही नहीं आता उसका, कोई देखता नहीं है उसको, तो वो जो सरकार के पास पड़ी है वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। जीएसटी में पढ़ते हैं हम, अगर प्रोविजंस मीट नहीं किए तो कॉन्फिस्केशन हो जाता है व्हीकल का। ऐसी सब चीजों में सरकार अब उसका क्या करेगी? बेच देगी ना, रखेगी थोड़ी, बेच के उससे पैसे बनाएगी। तो उसको बेच रही है तो उसमें जीएसटी तो लगेगा, पर वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा।
यानी यूज्ड व्हीकल्स याद रखें, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड कोई भी गुड्स कहीं रेड पड़ी होगी, सर्च हुआ होगा, उससे कुछ सीज करके लेके आए और कॉन्फिस्केट हो गया, वो भी कोई भी यूज्ड गुड्स एंड कोई भी वेस्ट एंड स्क्रैप, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचे, रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी सरकार का है, लेकिन ध्यान दें यहां सरकार में कौन कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं है इधर, क्यों नहीं है? क्योंकि ये आइटम जिस बारे में बात कर रहा है वो आइटम में सेंट्रल गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती, इसीलिए नहीं है। क्या बात कर रहा है? लॉटरी। आप लॉटरी के बारे में जानते हैं, वो एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। रीसेंट अमेंडमेंट है ये हमारा, हमने अमेंडमेंट्स की सीरीज में देखा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं जिसे टैक्सेबल किया हुआ है, सप्लाई है, वो 28% लगता है इस पे। हम रूल नंबर 31A में इसका वैल्यूएशन देखते हैं सीजीएसटी रूल्स में कि वो जो फेस वैल्यू होगी या प्राइस नोटिफाइड होगी उसमें से हायर लेंगे और 28% इंक्लूसिव होता है जीएसटी, हम जानते हैं। और उस समय हमने ये डिस्कस किया होता है कि ये जो लॉटरी का काम होता है ना, ये स्टेट मैटर है, सेंटर का कुछ नहीं होता। लॉटरी किसी भी तरह से या तो ऑर्गेनाइज स्टेट गवर्नमेंट करती है या फिर जो भी करता है उसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एंड देन ही लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये जो सरकार लॉटरी की सप्लाई कर रही है टू अ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट आगे नहीं, सरकार जब लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को सप्लाई कर रही है लॉटरी की, तो उस पे वो जो 28% जीएसटी लगता है वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर कर लिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ये सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा क्या? अरे भाई साहब, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ही नहीं, यहां स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी होगी जो लॉटरी की सप्लाई किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को कर रही है, तो उस पर हम रिवर्स चार्ज लगाएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा नेसेसरी पॉइंट, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को यह सब सप्लाई कर रहा है, यहां आपको एक लिस्ट दिख रही है, ये सारे आइटम्स अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो उस पर भी रिवर्स चार्ज लगाया है। कवर्ड क्या है यहां? एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स वो भी सारे नहीं, जो मेंशन्ड है खाली वही, जिसमें भी लिखा है अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, विटामिन सी मिलता है ना, उनको छोड़ के बाकी जो एसेंशियल ऑयल्स है, उन एसेंशियल ऑयल्स में भी निम्नलिखित, नेमली जो यहां लिखे हैं वही, अगर इनकी सप्लाई कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर किया जाएगा। अब ये ध्यान में रखें, इन पे सब पे हमें पीएचडी नहीं करनी कि पेपरमिंट क्या होता है, स्पीयरमिंट ऑयल क्या होता है, वाटरमिंट ऑयल क्या होता है, हॉर्स मिंट ऑयल क्या होता है, बर्जमिंट ऑयल क्या होता है। सिर्फ ध्यान में रखें, आपको एग्जाम में दिखते ही स्ट्राइक कर जाएगा कि हां भाई ये आइटम हमने पढ़ा है, ये रिवर्स चार्ज में है। इन सब एसेंशियल ऑयल्स के अपने अपने फायदे होते हैं, कोई हेडेक रिड्यूस करने में काम लगता है, स्ट्रेस रिड्यूस करने में काम लगता है, इसलिए ये एसेंशियल ऑयल्स की कैटेगरी में आते हैं। डेली लाइफ में आप ये सारे ऑयल्स कहीं ना कहीं यूज करते हैं, बस पता नहीं है आपको, इतनी बात है। तो आप ये ऐसा ध्यान में रखिए, ये 5 पेपरमिंट, स्पीयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्समिंट एंड बर्गमिंट, ये 5 ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ये सिट्रस फ्रूट्स वाले ऑयल नहीं है। तो इन 5 ऑयल्स की अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में कवर किया जाएगा। दैट्स इट, डन। इतना सही था सर, इतने ही थे, कोई बहुत बड़ा अपडेट है नहीं, और इसकी वजह से आपको ये सिलेबस अपडेट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखना है, क्योंकि सिलेबस अपडेट है, कोई चीज नहीं आती है तो वो पूछने का मन उसे जरूर करता है जो उसे नया नया लाया है। तो इसे आप बहुत प्रॉपरली आराम से पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट साथ में पढ़ते पढ़ते हो गया होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना होगा कहां पे सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है और क्या सप्लाई किया गया है। जैसा हमने सेशन की शुरुआत में डिस्कस किया, सिर्फ यही सिलेबस अपडेट में है ऐसा नहीं है, एक इथिकल एस्पेक्ट्स का भी चैप्टर है और एक आपके ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का भी डिस्कशन है, बट उसमें कुछ खास नया है नहीं, देयर इज नथिंग न्यू टू एक्सप्लेन। वो आप आराम से भी स्टडी मटेरियल से एक बार गो थ्रू कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दैट, तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 2 वीडियोस हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं आपकी प्रॉपर कवरेज के लिए, एंड अमेंडमेंट्स की पूरी सीरीज हमने अपलोड कर रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे आप प्रॉपरली गो थ्रू
कर लेंगे। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको सेशन मजेदार लगा होगा और आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आपका कोई भी फीडबैक या किसी भी और तरीके का आप हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आगे भी हम इस तरह के वीडियोस के थ्रू आपकी पढ़ाई में आपका सहयोग कर सकें। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।